नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीस 9 गोकुलम में, जहां कहानियां जीवंत होती हैं और ख्वाब हकीकत बनते हैं। हम लाए हैं आपके लिए रोमांचक कहानियां, दिलचस्प किस्से और वो सब कुछ जो आपकी कल्पनाओं को नई उड़ान देगा। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और खो जाते हैं जीस 9 गोकुलम की रहस्यमयी गलियों में। इस चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियां, पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इनका किसी भी व्यक्ति, घटना या स्थान से कोई संबंध केवल संयोग हो सकता है। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपका मनोरंजन करना है। चैप्टर 1। रात का वक्त। एक बड़े से आलीशान होटल में, जहां इस समय काफी ज्यादा चहल पहल थी। ऐसा लग रहा था आज रात के आसमान के सारे सितारे जैसे इस क्लब में लगा दिए गए हो। हर तरफ विप रूम में कहीं मीटिंग चल रही थी, तो कहीं लव प्रपोजल, तो कहीं डेट। वहीं एक हाल में, जो काफी सुंदर तरीके से डेकोरेट किया गया था, वह कुछ लोग महंगे सूट बूट पहने अपनी ड्रिंक एंजॉय कर रहे थे। जहां पड़े कुछ बलून्स पर लिखा हुआ था, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। उन्हीं लोगों में से एक शख्स, जिसकी उम्र तकरीबन 55 साल की होगी, वह तुरंत एक कुर्सी के पास आया और कहने लगा, पिछले 3 घंटे से हम इंतजार कर रहे हैं, आखिर अब तक वह आया क्यों नहीं? सब ठीक तो है, क्या तुम हमसे कुछ छुपा रही हो सनम? उस कुर्सी पर व्हाइट कलर की सिल्क साड़ी पहने हुए एक लड़की, जिसके गले में डायमंड का काफी कीमती चोकर, लेफ्ट हैंड में एक घड़ी और राइट हैंड में ब्रेसलेट के साथ उंगलियों में कीमती रिंग पहने हुई थी। अपने खुले बाल के साथ वह लड़की बला की खूबसूरत लग रही थी। अजीब बात यह थी कि उसके चेहरे पर फाउंडेशन और कंसीलर कुछ ज्यादा ही लगा हुआ था। अब ये बता पाना मुश्किल था कि इतना मेकअप उसने अपनी खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए किया था, या फिर इसके पीछे अपने घावों को छुपाने की नाकाम कोशिश। ऐसा लग रहा था उसके नाजुक से बदन पर कई जख्मों के निशान हैं, जिसे ये हैवी मेकअप भी कवर ना कर पा हो, जैसे उसे किसी ने बड़ी बेरहमी से अपने पैरों तले मसल दिया हो। वो लड़की पूरे ही फ्लो को अपने चमचमाती आंखों से एक्सप्लोर कर रही थी। सामने आए हुए शख्स की तरफ देखते हुए अंडरस्को, अंकल आप प्लीज घबराएं नहीं, वह यहाँ जरूर आएंगे, आखिर आज हमारी एनिवर्सरी है, परेशान ना हो आप। कहते हैं उसे लड़की के चेहरे की रंगत उड़ गई। भले उसने अपने अंकल की दिलासा दे दिया हो, पर खुद ही परेशान थी। बार बार अपने पेट पर अपने हाथों को रख रही थी। सामने शहर के अंकल अपनी आंखें दिखाते हुए, अंडरस्को, हमने अपने बिजनेस के काफी नामी हस्तियों वाले लोगों को यहाँ बुलाया है। तुम हमारी भतीजी नहीं बेटी हो, और वह हमारा दामाद, तुम्हारी चौथे साल की एनिवर्सरी हम यहाँ मनाना चाहते थे। मैं जानता हूँ वह कैसा है। अगर इस बार उसने कुछ भी ऐसा वैसा किया तो हम उसे जान से मार देंगे। तुम जो यह अपनी आंखों में दर्द लिए मुस्कुरा रही हो, हमें साफ दिखाई दे रहा है सनम। सेहर अपने अंकल की तरफ देखने लगी, जिन्होंने उसकी आंखों के दर्द साफ देख लिया था। फिर भी वह उसे छुपाते हुए। तभी उसकी नजर सामने गई, जहां से कोई शख्स बिजनेस सूट में चलता हुआ आया और ठीक सामने बैठी सनम के आगे बैठ गया। रात के इस चमचमाती रोशनी में भी सेहर की खूबसूरती अपने नए अंदाज बिखरे हुई थी। वह लड़का चाहकर भी अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। सेहर ने भी इस बात को बखूबी जान लिया और तुरंत टेबल पर अपना हाथ रखते हुए थोड़ा हिचकिचाए हुए, अंडरस्को, मिस्टर खान, माना कि आपकी बीवी खूबसूरत है, इसका मतलब यह नहीं कि आप चोरों की तरह उसे घूरे, चाहे तो अपनी नजाकत भरी नजरें आप सामने से भी हम पर डाल सकते हैं। कहते हुए वह थोड़ा सा मुस्कुराई सामने बैठा, जो और कोई नहीं, अरबाज सामी अकरम, शहर का सबसे बड़ा नामी बिजनेसमैन, जो अपने ही वाइफ के साथ यहाँ अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने आया था, जिसकी आंखों में आज कुछ और भी नजर आ रहा था। उसने अपने हाथों का पेपर सनम के आगे कर दिया। सेहर कुछ सोचते हुए उसने उन पेपर को उठा लिया और अगले ही पल उसकी भावें तन गई। उसने अपनी डरी हुई आंखों के साथ पेपर को टेबल पर मरते हुए खड़ी होकर, अंडरस्को, यह क्या हरकत है, खान आप ये। अगले ही पल सामने बैठा अदनान खड़ा होकर, अंडरस्को, बीवी तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ, क्या लगता है डिवोर्स के अलावा किस चीज के पेपर होंगे ये? तुम्हें कितने साल से बर्दाश्त कर रहा हूँ, सोचा आज तुम्हें कुछ अच्छा गिफ्ट दे दो ताकि तुम भी खुश हो जाओ, और मैं भी। मैंने अपने लिए कोई और ढूंढ लिया है और आज ही मैंने उससे निकाह कर लिया है। ये बोलते ही सनम की चेहरे की खूबसूरती और रंगत एक झटके में ही उड़ गई। वह अपने भारी गले के साथ, अंडरस्को, अरबाज तलाक, आज हमारी एनिवर्सरी पर आप हमें तलाक देना चाहते हैं और किसी और से शादी? ये सुनते ही अरबाज अगले ही पल कुछ सोचते हुए गुस्से से खड़ा हुआ और अपनी आंखें दिखाकर, अंडरस्को, नाम मत लेना अपनी गंदी जबान से मेरा। बिल्कुल ठीक सोचा तुमने, तुम ये कैसे भूल सकती हो? तुम्हारी उस हरकत के बाद भी मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाकर अपने महल में रखूंगा, नेवर, ऐसा कभी नहीं होगा। भूल गई तुमने क्या किया था? अरे मुझे निगाह करने से पहले तुमने किसी और के साथ। कहते हुए अरबाज ने अपनी नजरों के फेर लिया, अंडरस्को, इन 4 सालों में मैंने तुम्हें कैसे झेला है,
तुम सोच भी नहीं सकती, तुम्हारे लिए ही बेहतर होगा, इम्पैक्ट हम सब के लिए बेहतर होगा अंडरस्को। कहते हुए अरबाज वहां से जाने लगा। सेहर अरबाज सामी खान लखनऊ के नवाब अरबाज सामी खान, उनकी शादी के पूरे 4 साल हो चुके थे। अरबाज के कह गए कि वह उसे डाइवोर्स देना चाहता है, साथ में ही सेहर ने जो किया है वह कैसे भूल सकता। ये सुनते ही सेहर झटके के साथ ही अपने चेयर पर बैठकर उसने वहां पड़े हुए ड्रिंक को उठाकर पीना शुरू कर दिया। उसकी आंखों के सामने ही उसके सारे सपने, उसकी उम्मीद, उसका दिल, सब कुछ टूटकर बिखर गया जब अरबाज ने कहा कि निकाह से पहले उसने किसी और के साथ। ऐसा लग रहा था सेहर के दिल पर रह रहकर कोई खंजर चला रहा हो। वह पूरी पार्टी में अपनी नजरें दौड़ने लगी। वहां की लाइट, सजावट से लेकर ड्रिंक और खाने तक की मेनू में सब कुछ अरबाज की पसंद का था, जो सेहर ने चुनकर चुनकर लगवाया था। इन 4 सालों में अरबाज ने कुछ किया था तो वो था सेहर पर नशे ने हाथ उठाना और अपनी हवस मिटाकर कमरे से बाहर फेंक देना। सेहर को लग रहा था अरबाज ये सब कुछ शराब के नशे में करता है। वो कितनी बड़ी बेवकूफ थी, उससे इतनी बड़ी गलती हो गई और आज वो सब भुलाए। वो उसका इंतजार कर रही थी। शायद आज एनिवर्सरी के दिन वो अरबाज के थोड़े से प्यार को पा सके और ये बता सके वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है। पर वह गलत थी। अरबाज कैसे बोल सकता है सनम से उसने किसी और के साथ, वो भी शादी के 4 साल बाद। सेहर पूरी तरीके से अरबाज की बातों से बौखला गई थी। उसके चेहरे पर एक दर्द झलक लग रहा था, जिसने पार्टी में और लोगों से छुपाना भी शुरू कर दिया था। पर वह नाकाम रही। सेहर के अंकल ने आकर उन पेपर्स को देखना शुरू किया। डाइवोर्स के पेपर पढ़ते हैं उनकी आंखें पूरी तरीके से लाल हो गई। वो सेहर के सामने बैठते ही अपनी सवालिया भरी नजरों से सनम को देखने लगे। सेहर अपना हाथ टेबल पर रखते हुए अंडरस्को, अंकल आप घबराए नहीं, मजाक किया है, उन्होंने कॉलेज से लेकर शादी तक का सफर तय किया है हमने उनके साथ, वह हमारी एक नजर देखे बिना भी नहीं रह सकते लिए, आप तो जानते हैं ना अंकल। सेहर को ऐसे दर्द में देख उसके अंकल पेपर्स दिखाते हुए अंडरस्को, अंधी हो गई हो कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है, उसने आपको तलाक के पेपर दिए हैं जिस पर साफ लिखा है कि उसने कहीं और शादी कर ली है और इन 4 सालों में आपने ना ही उन्हें खुश रखा है और ना ही बच्चे दिए हैं, साथ ही आपका अफेयर किसी और के साथ। ये बोलते ही सेहर का दिल टूट गया। वह खड़ी होकर अपने अंकल से, ये सब कुछ नहीं हो सकता, हमारा किसी और के साथ अफेयर, कहते हुए सनम के होंठ कांप गए। सेहर बस टूट सी गई। वो उन पेपर को उठाए जल्दी से उसे पार्टी से जाने के लिए अपनी कार में आकर उसने अपने कांपते हाथों से कार को स्टार्ट कर दिया। वो काफी तेज ड्राइव करते हुए बस उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सेहर के कानों में अदनान की आवाज गूंज रही थी, उस रात तुमने किसी और के साथ। सेहर अपने हाथों को अपने कान के पास रखते हुए जा रही थी और बोले जा रही थी अंडरस्को, अरबाज आपने हमें वहां भेजा था और आप सोच भी कैसे सकते मैंने किसी और के साथ रात बिताई। थोड़ी देर बाद सनम ने अपनी कार को एक होटल के बाहर रोक दिया और जल्दी से लॉबी में आकर रिसेप्शन पर अदनान के रूम का पूछ सेहर लिफ्ट में जाने लगी। वो भागते हुए लिफ्ट से एक रूम में एंटर हुई जहां उसकी नजर सामने गई। बैग को पूरी तरीके से गुलाब की पंखुड़ी से सजाया गया था। वहीं पर कोई लड़की नाइट ड्रेस में बैठी हुई थी जिसके हाथों में मेहंदी लगी हुई थी। उसके ठीक बगल में अदनान सो रहा था जिसके बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था। वह लड़की सेहर को इस तरह से देख खड़ी होकर अंडरस्को, सेहर पता था तुम जरूर आओगी पर ऐसे सिक्योरिटी। सेहर अपने ही बेड इस तरह से सजा हुआ देख, साथ उस सेज पर अपनी ही छोटी बहन को बैठा हुआ देख उसका दिल एक बार फिर से टूट गया। उसका हस्बैंड जिसने 4 सालों में उसने प्यार से देखा तब नहीं, वो यहाँ सनम के बहन के साथ ही, और सेहर की खुद की बहन ने उसके साथ ऐसा किया। ऐसा लग रहा था सेहर उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई। जो सच भी था। अरबाज रिदा की आवाज सुनकर आगे घुमा, सामने सेहर को देखकर अंडरस्को, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? क्या मैंने तुम्हें डिवोर्स के पेपर्स नहीं दिए? कितनी बड़ी आवारा हो तुम, इस तरह किसी गैर मर्द के कमरे में आते हुए तुम्हारे पैर नहीं कांपे? अरे हाँ, मुझे याद आया, तुम्हारे पैर तो कभी भी कांप नहीं सकते। आखिरकार तुम्हें अपने हस्बैंड को छोड़कर गैर मर्द जो पसंद आते हैं, बताओ क्यों आए हो यहाँ? अरबाज से इतनी अपशब्द सुनकर सेहर अंदर तक सिहर गई। वह अपना हाथ अपने सीने के पास ले जाकर अपने भरे हुए गले के साथ अंडरस्को, रिदा ये तुमने मेरे साथ किया। अरबाज आप कोई गैर मर्द का कमरा, आप मेरे सोहर है, तलाक के पेपर दिए आपने, मैंने अपनी तरफ से कोई तलाक नहीं दिया और आप मुझ पर यह इल्जाम कैसे लगा सकते हैं कि मैं किसी और के साथ? ये सुनते ही अरबाज सेहर के आ गया और देखते हुए अंडरस्को, रिदा अब मेरी वाइफ है। सेहर मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं, तलाक हो चुका है। क्या तुम्हें याद नहीं तुमने क्या क्या किया है, या मैं याद दिलाऊं जो तुमने किया है अपनी और रातें रंगीन कही और। ये सुनते ही सेहर से अब बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने अपना हाथ निकालकर अरबाज की गालों पर थप्पड़ जड़ दिया। अरबाज का चेहरा दूसरी तरफ झुक गया।
सेहर जो अपने उजड़े हुए सांसों के साथ ही कहने लगी अंडरस्को अरबाज, मैंने किसी के साथ कोई रात नहीं बिताई है। आप वो पहले मर्द है जिसके लिए मैंने सब कुछ किया। आपने जो मुझ पर इल्जाम लगाया है, क्या आप भूल गए? आपने खुद भेजा था वहां हमें, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अरे जब तलाक देना ही था तो 4 साल तक हमें इस रिश्ते में रखा ही क्यों? हर रोज घुट घुट कर जीना, हर रात हम पर हाथ उठाना, आपका जबरदस्ती करना हमारे साथ, और ये इल्जाम हम पर। शादी से पहले तो बहुत कहा करते थे इश्क है हमसे। अरबाज तुरंत ही उसने सेहर के गले को पकड़ लिया और कहने लगा, अंडस्को इश्क खानदानी और रुतबे वाली लड़कियों से की जाती है, किसी तवायफ से नहीं। ये सुनते ही सेहर की आंखें भर आई। उसका खुद का हस्बैंड उसे तवायफ बता रहा है। उसके दिल के एक बार फिर से कई टुकड़े हो गए। उसने अरबाज के हाथों को पकड़ लिया और कहने लगी, अंडस्को नहीं अरबाज, खुदा के वास्ते ऐसा मत कीजिए। ध्यान से देखिए मुझे, मैं वही सनम हूँ जिसे आपने पूरे कॉलेज के सामने प्रपोज किया था। आप मेरे बिना रह नहीं पाते थे। मुझे ऐसे मत छोड़िए, मैं मर जाऊंगी, मैं कहीं भी रह लूंगी। आपको देखकर भी आप मुझ पर इतने बड़े इल्जाम न लगाए। अगर मुझसे कोई गलती हो भी गई मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मत छोड़िए। कहते हुए सेहर ने अरबाज को गले से लगा लिया। रिदा जो सिद्रा की बहन थी, उसने सेहर को धक्का दे दिया और अपनी उंगली निकालकर अंडस्को अरबाज, आप ये क्या कर रहे हैं? अब ये आपकी वाइफ नहीं रही, आप अच्छे से जानते हैं। इसने क्या कुछ नहीं किया है, इसने आपको धोखा दिया है और आप इसे गले से लगाए खड़े हैं। निकाले इसे अभी हमारे कमरे से। सेहर वही फर्श पर गिर पड़ी थी। अपनी ही बहन से ये सब कुछ सुनकर उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। उसकी दुनिया एक झटके में पलट गई और उसके हस्बैंड को छीन वाली उसकी बहन। सेहर बस उसने आकर वापस से अरबाज के पैरों को पकड़ लिया और कहने लगी, अंडस्को नहीं अरबाज नहीं, आप मुझे नहीं छोड़ सकते। आपको बच्चे चाहिए थे ना, मैं माँ बनने वाली हूँ आपके बच्चे की। अरबाज मुझे अपने घर में कहीं भी जगह दे दीजिए, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मैं कहाँ जाऊंगी, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? कहते हुए सेहर फूट फूट कर रो पड़ी थी। एक औरत जो अपने प्यार और अपने घर को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। सेहर भी अरबाज के आगे भीख मांग रही थी, पर अरबाज पर कुछ भी असर नहीं हो रहा था। सेहर पर उसी की हस्बैंड के लगाए गंदे इल्जाम के बाद भी वह अपने घर को बचाने की अभी तक कोशिश किए जा रही थी। अचानक से अरबाज ने अपना पैर निकाला और इतने जोर से झटका कि अरबाज का पैर सेहर के पेट में जा लगा। सेहर की एक दर्दनाक चीख निकल गई। दर्द से सेहर ने अपने पेट पर अपने हाथों को रख लिया। अरबाज सेहर के इस दर्द को अनदेखा करके अंडस्को खबरदार, जो किसी और के कलंक मेरे माथे पर लगाया तो किसी और बच्चा लेके मुझे उसका बाप बना रही हो। सोचा था अपनी तरबियत का ख्याल रखूंगा और तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक पहुंच जाऊंगा। खैर तुम्हें यह मंजूर नहीं तो सुनो। सेहर मैं तुमसे नफरत करता हूँ, इतनी नफरत करता हूँ कि तुम सोच भी कैसे लिया। मैं तुमसे इश्क करूंगा जिससे किसी और ने छुआ हो, कभी भी नहीं। आज मैं अरबाज सामी अकरम अपने होशो हवास में एक तवायफ जिसने किसी गैर मर्द की बाहों में कई रात बिताए और उसके पेट में किसी और बच्चा है, मैं उसे तलाक देता हूँ। मैं तलाक देता हूँ। ये सुनते ही सेहर ने अपने कानों पर अपने हाथों को रख लिया और ना में अपना सर हिलाने लगी। अरबाज फिर भी नहीं रुका, वह एक बार फिर से चीख पड़ा, अंडस्को मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। कहते हुए उसने सेहर का हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए किसी सामान की तरह लाकर अपने रूम से बाहर फेंक दिया। सेहर अरबाज के लात मारने से अधमरी हो चुकी थी। उसके सर से लेकर नीचे के एरिया से खून निकल रहा था। तभी अरबाज उसके पास आया और कहने लगा, अंडस्को देख लिया अंजाम अपना? क्या लगा तुम्हें मैं तुमसे प्यार करूंगा? मैं तुम्हारे साथ मजबूरी में था ताकि तुम्हारी उस प्रॉपर्टी को ले सकूं जो एक नायाब तोहफा है तुम्हारी तरह। तुमने सनम, उफ मुझे हंसी आ रही है। कॉलेज की मोस्ट टैलेंटेड लड़की जो अपना कदम फूक फूक कर रखती थी, वो अपने प्यार छूने में गलती कर गई, वो बेचारा मारा गया। उसकी सजा तुम्हें तो मिलनी ही थी। मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया है सेहर, कभी नहीं। ये सुन सेहर अरबाज को देखने लगी, जिसके चेहरे पर एक डेविल वाली स्माइल थी। वो दर्द में टूट चुकी थी। अरबाज वो दोबारा उठा और उसने सेहर के पेट पर एक जोरदार किक दे मारी और बड़ी हो बेरहमी से दरवाजे को सेहर के मुंह पर बंद कर दिया। सेहर एक बार फिर से दर्द में चीखने लगी थी। उसके पेट में काफी तेज दर्द हो रहा था। वो इस कदर टूट चुकी थी, अब उसके अंदर से कोई आवाज भी नहीं आ रही थी। उसके कानों में अरबाज की आवाज गूंज रही थी। उससे इतनी बड़ी गलती सच में कैसे हो गई? वो अपने रोते हुए कांपते हाथों से ही दरवाजे को देख रही थी और दर्द में चीखती थी। सेहर की आंखें वही इस दर्द को सहते हुए बंद हो गई। दोस्तों, रेबर्थ फॉर रिवेंज का फर्स्ट चैप्टर कैसा लगा आप सब कमेंट्स में जरूर बताना। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स। चैप्टर 2, सिटी हॉस्पिटल लखनऊ। सुबह से दोबारा शाम हो चुकी थी। इमरजेंसी वार्ड के छोटे से बेड पर सेहर को लिटाया गया था।
सेहर की आंखें पूरी तरीके से बंद थी। वही पास खड़ी नर्स जो उसके रिपोर्ट को एग्जामिन कर रही थी, वह एक नज़र सेहर को तो एक नज़र रिपोर्ट को देखे जा रही थी। उसकी आंखें भरी हुई थी। वह कहने लगी, किसी ने ठीक ही कहा है, राजा को रास्ते पर आने में वक्त नहीं लगता। कोई इतना जालिम कैसे हो सकता है, जो इतनी बेरहमी से पेट पर लात मारा है। तभी सेहर के बॉडी में हलचल होने लगी, उसकी एक उंगली उठने लगी। सेहर बड़ी मुश्किल से उसने खुद को हिलाना शुरू किया। होश में आते ही सेहर के कानों में अरबाज के तलाक और उसकी बातें गूंजने लगी थी। साथ ही वो आवाज जब अरबाज ने कहा था, अंडस को तुमने गलत फैसला लिया, तुम्हारी वजह से कोई मारा गया। अचानक से सेहर की आंखें खुल गई। वह जोर से बेड पर ही चीखने लगी थी। आसपास के और भी डॉक्टर और नर्स इकट्ठा हो गए थे। वह सेहर को देखने लगी, जो अचानक से चीखने लगी थी। वो बस सेहर के जख्म देख रहे थे, उसके अंदर का दर्द नहीं। सेहर की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने बेडशीट को अपने हाथों से मजबूती से पकड़ा हुआ था और बस जोर से चीख रही थी। उसकी आंखों के सामने अदनान का उसके पेट पर लात मारना याद आने लगा। सारे डॉक्टर और नर्स पूरी तरीके से परेशान हो चुके थे। वह सेहर को इस सिचुएशन में देखकर समझ नहीं पा रहे थे कि वह क्या करें। अचानक से सेहर शांत हो गई, पर उसकी आंखों के आंसू नहीं रुक रहे थे। वह नर्स की तरफ देखने लगी थी, उसका एक हाथ उसके पेट की तरह। एक बार फिर से सेहर जोर जोर से रोने लगी। नर्स सेहर को समझाते हुए, अंडस को परेशान ना हो आप, हमने आपके हस्बैंड को कॉल कर दिया है, पर वो अभी तक नहीं आए। सेहर नर्स से ये सुनकर उसका रोना और भी ज्यादा तेज हो गया। वह रोते हुए बेड से उठने की कोशिश करने लगी और कहने लगी, अंडस को उसे यहाँ से जाना है। डॉक्टर और नर्स एक दूसरे का चेहरा देखने लगे थे। सनम चलने की सिचुएशन में अभी नहीं थी, उसने अभी अभी अपना बच्चा खोया है। पर सेहर ने डॉक्टर और नर्स की एक बात नहीं सुनी। वह उस सिचुएशन में अपने दर्द को अपने दिल में संभाले अपने लड़खड़ाते पैरों से आगे बढ़ गई। द ब्लू डायमंड होटल। होटल के हाल में एक बड़ी पार्टी को ऑर्गेनाइज किया गया था, जहां एक से बड़े लखनऊ के नामी हस्तियां मौजूद थी। वहीं सीढ़ियों से अरबाज अपने हाथों में हाथ डाले रिदा के साथ नीचे आ रहा था, जहां हर कोई क्लैपिंग किए जा रहा था। रिदा स्माइल करते हुए, अंडस को अरबाज तुम सोच भी नहीं सकते मुझे कितनी ज्यादा खुशी हो रही है, फाइनली मैंने अपने प्यार को पा लिया है। अरबाज रिदा की तरफ देखते हुए, अंडस को ठीक कहा तुमने, मेरा भी यही जवाब है, फाइनली आज ये दिन आया है हमारी खुशी का। अरबाज ने इतना कहा ही था कि उसकी मोबाइल को कॉल आया, जो हॉस्पिटल से आ रहा था। अरबाज का चेहरा गुस्से से भर गया, उसने तुरंत ही कॉल उठाया। दूसरी तरफ से डॉक्टर ने कहना शुरू किया, हुआ अंडस को मिस्टर अरबाज, आपकी वाइफ काफी खराब हालत में एक होटल से मिली थी, साथ ही उनकी सिचुएशन काफी ज्यादा खराब रही। वह अपना बच्चा खो चुकी है और उन्हें इस वक्त आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आप सुन रहे हैं मिस्टर खान? ये सुनते ही अरबाज की आंखें फैल गई। वह अपने हाथों को अपने बाल में फिरते हुए काफी लापरवाही से बोल पड़ा, अंडस को उस औरत से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, लगता है आपने गलत नंबर डायल किया है डॉक्टर। कहते हुए अरबाज ने कॉल कट कर दिया कि तभी अरबाज के होश उड़ गए, जब एक और नंबर उसके मोबाइल की स्क्रीन पर नजर आया। अरबाज के चेहरे की रंगत एक झटके में ही उड़ गई। उसने तुरंत ही अपने फोन को उठा लिया और हिचकिचाते हुए, अंडस को मिस्टर सिंघानिया, जैसा कि आपने कहा था मैंने उसे तलाक दे दिया है, और वैसे भी सारी गलती तो उसी की थी। आपकी भाई की मौत सेहर की वजह से हुई थी, जो कुछ भी किया था सेहर ने किया था, मैंने उसे छोड़ दिया है। अरबाज की बातें सुनकर दूसरी तरफ से सर्द आवाज में, अंडस को हम दैट्स गुड, पर गलती तो तुम्हारी भी थी। ये सुनते ही अरबाज के माथे पर पसीने आना शुरू हो गए। अचानक से अरबाज की नजरें सामने गई, जहां उसे पार्टी में काफी खराब हालत में लड़खड़ाते हुए सेहर आती हुई दिखी, जिसके बाल बिखरे हुए थे, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स पड़ गए थे। उसके दोनों पैर लड़खड़ाते हुए चल रहे थे। उसने अस्पताल का ग्रीन अप्रैन पहना हुआ था। वह पार्टी में आए तमाम बड़े लोगों के बीच किसी भिखारी के जैसे लग रही थी। उसके हालात देखकर अरबाज के होश उड़ गए थे, पर चेहरे पर एक बेशर्मी से भरी मुस्कुराहट। अरबाज के मोबाइल के दूसरी तरफ से हंसने की आवाज आने लगी, जैसे सेहर को देखकर किसी को काफी ज्यादा खुशी मिल रही है। वह सेहर को अपने लैपटॉप पर देख रहा था और कहने लगा, अंडस को काफी अच्छा काम किया है अरबाज, इसके लिए तुम्हें तो गिफ्ट मिलना चाहिए। कहते हुए अरबाज का कॉल कट हो गया। रिदा अरबाज के पास आकर, अंडस को ये तो यहाँ आ गई। ये सुनकर अरबाज ने कहना शुरू किया, अंडस को जाने दो रिदा, आज हमारा वलीमा है, और अगर एक भिखारी हमारी पार्टी में बिना हमारी इजाजत आ भी गया तो क्या फर्क पड़ जाएगा। वही सेहर के अंकल पार्टी में खड़े हुए अपने कुछ दोस्तों के साथ मीटिंग कर रहे थे, जिनके हाथों में जूस की गिलास थी। वह सेहर को इस तरह से देखते ही उनकी आंखें फैल गई।
वो सेहर की तरफ आगे बढ़े कि अचानक से उनकी बेटी सिद्रा की आवाज उनके कानों में आए, अंडरस्को डैड भूलिएगा नहीं, आज आपने प्रॉमिस किया है आप सेहर को मुंह नहीं लगाएंगे और आपकी कंपनी डूब रही है जिसे अरबाज ने अपने पैसे लगाकर बचाया है। तो फैसला कर लीजिए, आपको आपकी बेटी चाहिए या आपकी कंपनी, या फिर एक भिखारी की तरह जीना और ये सेहर। ये सुनकर रिदा के डैड के पैर में रुक गए। सेहर लड़खड़ाते हुए अपने अंकल के पास आकर उनकी आंखों में देखकर कहने लगी, अंडरस्को अंकल आपने ठीक कहा था अरबाज के बारे में, मैंने गलती कर दिया अंकल, अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती, मुझे अभी इसी वक्त आपकी जरूरत है, उसने मेरे बच्चे को मार दिया और मुझे तलाक दे दिया, वह रिदा की भी जिंदगी बर्बाद कर देगा। आप चले मेरे साथ, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। ये सुनते ही सेहर के अंकल ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और अपने हाथों को छुड़ाकर सेहर से, अंडरस्को सेहर यहाँ से चली जाओ, जिस इंसान के बारे में तुम इतनी बुराइयां कर रही हो वो आप मेरी बेटी का हस्बैंड है। कहते हुए सेहर के अंकल ने अपने हाथों को झटक दिया। सेहर जमीन पर जा गिरी, वह अपनी भीगी हुई पलकों के साथ अपने अंकल को देखने लगी थी। वहीं आसपास सनम, उसकी फैमिली मेंबर, जिनके चेहरे पर अजीब सी सार्कास्टिक स्माइल थी, चाहे वह अरबाज की फैमिली हो या सेहर की। सेहर को ऐसे देख सभी किसी शैतान की तरह मुकुरा रहे थे। सेहर की आंटी सेहर की तरफ बढ़ी। उसकी आंटी ने सेहर के बालों को पकड़ लिया और कहने लगी, अंडरस्को कब से इंतजार कर रही थी, मेरे हस्बैंड को बहला के रखा था तुमने, फिलहाल अब वह तुम्हारी चुंगल से आजाद हो चुके हैं और हमारी कंपनी, जिस पर तेरे बाप ने सांप की तरह हमसे छीन लिया था, जिंदा होते हुए भी तेरे जैसे कुकर्मी को हमारे नाम कर गया, कंपनी और तुझसे आजादी फाइनली हमें वापस मिल गई है, अब तेरा इस घर में कोई जगह नहीं, निकल जा यहाँ से। पार्टी में अगर तू आ ही गई है तो कुछ तो मेरा फर्ज बनता है, आखिर तेरी चाची हूँ। उन्होंने अपने गले की एक मोतियों की माला तोड़कर सेहर के ऊपर फेंक दिया और कहने लगी, अंडरस्को ये मेरी बेटी का शादी का सगुन समझकर रख ले। सेहर रोते हुए वहां हर एक इंसान को देखने लगी। ऐसा लग रहा था एक पल में उससे उसका सब कुछ छीना जा चुका है और उसके डैड जिंदा है, तो वो अपने छोटे भाई के हवाले क्यों कर गए सेहर को। ये सब देख सेहर में उसके अंदर इतनी भी आवाज नहीं बची थी कि वह अपने पैरों पर खड़ी हो पाए। सेहर ने सब कुछ एक झटके में ही खो दिया था, उससे कहीं ज्यादा अरबाज का उसका तलाक देना और उसे अपने बच्चों का होने का गम। वह अरबाज को अपनी नफरत भरी हुई आंखों से देख रही थी। वही अरबाज जो कल सेहर से प्यार करता था पर अब एक कातिल है, वह भी सेहर के बच्चे का, जो बड़े ही बेशर्म होकर रिदा की कमर पर अपने हाथों को रखे हुए। तभी दो गार्ड आगे बढ़े और उन्होंने सेहर को पार्टी से ले जाना शुरू कर दिया। सेहर अपने अंकल से मदद की गुहार लगा रही थी और कहने लगी, अंडरस्को अंकल पूरी दुनिया जब मेरे साथ थी तब आप मेरे साथ थे और जब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा आपने भी मुंह मोड़ लिया, मुझे इस इंसान को सजा दिलवाना, इसने मेरे बच्चे को मार दिया है। सेहर दर्द में ना जाने कितना कुछ कहे जा रहे थे पर गार्ड्स ने उसे उठाकर उसे होटल के बाहर लाकर फुटपाथ पर फेंक दिया। सेहर वहीं जमीन पर गिर पड़ी, उसके अंदर हिम्मत नहीं बची हुई थी वह अपने पैरों को बढ़ा भी सके। उसने रो रो कर वही अपने हाथों से रोड पर दर्द में मारना शुरू कर दिया कि उसने इतनी बड़ी गलती कैसे हुई, किसी पर विश्वास किया, प्यार किया, धोखा खाने के लिए इतना सब कुछ, आज उसके पास कुछ भी नहीं बचा है, न ही उसके अंदर यह हिम्मत बची है कि वह कुछ कर पाए। वो बस अपनी भीगी पलकों के साथ ही आसमान में देखे जा रही थी, साथ ही वही रोड के किनारे बैठकर रोने लगी। ऐसा लग रहा था धरती फट जाए और सेहर उसमें समा जाए, उसके ऊपर आसमान गिर जाए। क्या बचा है उसके पास? जो उसकी सांसें चल रही है वो एक ऐसे मोड़ पर क्यों खड़ी हुई है? ना उसकी अब जिंदगी बची है, ना उसे मौत मिल रही है, आखिर किस बात की सजा मिल रही है? ये कहते ही हुए सेहर अपने फरियाद अपने दिल में लिए हुए आसमान को देखे जा रही थी कि उसकी नजर सामने एक बिल्डिंग पर गई जहां एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ था जो किसी होटल का था, जिस पर सिंघानिया एंड सिंघानिया ग्रुप लिखा हुआ था। इस बैनर को देखते ही सेहर की आंखें एकदम से फैल गई, उसके आंखों के सामने एक चेहरा नजर आने लगा। फ्लैशबैक। आई लव यू सहर, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और पूरी दुनिया से तुमसे लड़ सकता हूँ, बस ये बोल दो कि तुम मेरी हो। अचानक एक लड़की उस लड़के से कहने लगी, अंडरस्को बेशक मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ पर तुमसे ज्यादा मैं अरबाज से प्यार करती हूँ और अगर दोनों में से किसी एक चुनना हुआ तो मैं अरबाज को चूज करती हूँ। तभी पीछे से किसी चीज की टूटने की आवाज आई। वो लड़का जोर से चीखते हुए, अंडरस्को नहीं सेहर तुम मेरी हो, मैं मर जाऊंगा सेहर तुम्हारे बिना। सेहर पीछे मुड़कर बड़ी ही बेरुखी से उसने जवाब दिया, अंडरस्को तो मर जाओ सेहर, पर मरने वाले हजार हैं, तो क्या सेहर सबके लिए मर जाएगी? मिस्टर अबीर सिंघानिया। ये याद आते ही सेहर की आंखें फैल गई, उसके आंखों के सामने किसी का एम्बुलेंस से एक स्ट्रेचर का नीचे उतरना दिखाई जाने लगा जिस पर किसी लड़के की लाश थी। ऐसा लग रहा था वह किसी बिल्डिंग से कूद गया हो, पूरी तरीके से खून में सना हुआ।
जहां हर तरफ लोग और मीडिया वाले उस लाश को देख रहे थे जिनके बीच सेहर भी खड़ी हुई थी। फ्लैशबैक एंड अचानक से सेहर के आगे एक कार आकर रुकी। सनम भी अपने ख्याल से बाहर आ गई। उसके होंठों पर एक नेम आया, अंडस्को अबीर। सामने आई कार से ब्लैक सूट में कोई बाहर आया, जिसका चेहरा तो नजर नहीं आ रहा था, पर उसके जूते और उसका लंबा कद, सिल्वर आइज, चार्मिंग पर्सनैलिटी देखकर कोई भी डर जाए। उसके हाथों में एक सिगरेट थी। ब्लैक सूट पहने हुए जो कोई बिजनेसमैन काम माफिया ज्यादा लग रहा था। आंखों में एक कसिस और नफरत, जिसे देखते ही सेहर अपनी जगह से खड़ी हो गई। अचानक से उस शख्स ने अपने चेहरे पर से उस अम्ब्रेला को हटाया, जिसका चेहरा देखते ही सेहर की आंखें फैल गई। उसके होठों से सिर्फ एक ही शब्द निकाला, अर्जुन राय सिंघानिया। ये लफ्ज आते ही सेहर के आगे अर्जुन अब खड़ा हो चुका था। वह तुरंत ही अपनी जेब से एक रुमाल निकालकर उसने सनम की तरह बढ़ाया और अपनी आंखें सेहर पर एक नजर डालकर, अंडस्को, तुम्हारी जैसी लड़कियों को किसी पागलखाने में होना चाहिए। न जाने गवर्नमेंट भी कैसे आवारा भिखारी को रोड पर रहने की परमिशन देते हैं। आते जाते लोगों का कीमती वक्त खराब कर देते हैं। ये सुनते ही सेहर ने अपने कदमों को पीछे करना शुरू किया। सामने खड़ा शख्स उसके दिल में डर पैदा कर रहा था। सामने से अर्जुन थोड़ा झुका और सेहर को देखते ही, अंडस्को, क्या लगा था मेरे भाई के मरने बाद जिस तरह पूरी दुनिया उसे भूल गई, मैं भी भूल जाऊंगा ना? डॉल नेवर। तुमने उसे जिंदा मार दिया और मैंने तुम्हें जीते जी मार दिया। नाउ द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ बेलिस वर्ल्ड। कहते हुए अर्जुन जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी खौफनाक थी कि सेहर के कानों में चुभ रही थी। उसे समझने में इतनी देर नहीं लगी। उसके साथ यह सब कुछ क्यों हुआ? क्या उसने जो किया उसकी सजा थी, या अर्जुन को साजिश, सिर्फ अपने भाई की मौत के बदले के लिए, जिसने सेहर को सजा दी? इन्हीं सब में सेहर उलझ गई थी। अर्जुन वापस अपने कार में जाकर बैठ चुका था। ड्राइवर ने कार स्टार्ट की, तभी उसके कार के आगे अचानक से सेहर आ गई और टकरा हवा में उड़ते हुए दूर जा गिरी। दोस्तों, तो मिलते हैं नए चैप्टर में। कौन है अबीर सिंघानिया और उसके भाई अर्जुन ने क्या ये सब सेहर के साथ किया है? क्यों अरबाज ने अपने प्यार सेहर को धोखा दिया? क्यों सेहर के माँ बाप के जिंदा होते हुए भी उन्होंने उसे अपने कोट भाई को दे दिया? सेहर कैसे बदला लेगी अरबाज से, या जानेगी उसके साथ ये सब क्यों हुआ? आगे के आपके सारे सवालों के जवाब के लिए बने रहे मेरे साथ। फोल्डेड हैंड्स सूचना केंद्र और फीमेल। अब आगे चैप्टर 3। सामने से सेहर के आगे अर्जुन थोड़ा झुका और सेहर को देखते ही, अंडस्को, क्या लगा था मेरे भाई अबीर सिंघानिया के मरने बाद जिस तरह पूरी दुनिया उसे भूल गई, मैं भी भूल जाऊंगा ना? डॉल नेवर। तुमने उसे जिंदा मार दिया था और मैंने तुम्हें जीते जी मार दिया। नाउ द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ बेलिस वर्ल्ड। कहते हुए अर्जुन जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी खौफनाक थी कि सेहर के कानों में चुभ रही थी। उसे समझने में इतनी देर नहीं लगी। उसके साथ यह सब कुछ क्यों हुआ? क्या उसने जो किया उसकी सजा थी, या अर्जुन को साजिश, सिर्फ अपने भाई की मौत के बदले के लिए, जिसने सेहर को सजा दी? इन्हीं सब में सेहर उलझ गई थी। अर्जुन वापस अपने कार में जाकर बैठ चुका था। ड्राइवर ने कार स्टार्ट की, तभी उसके कार के आगे अचानक से सेहर आ गई और टकरा हवा में उड़ते हुए दूर जा गिरी। अर्जुन भी सेहर के अपनी कार के आगे जाने से पूरी तरीके से चौंक चुका था। उसे लगा भी नहीं था कि सेहर इस तरह उसके कार के आगे आकर सुसाइड करेगी। उसने सोचा था सेहर के साथ ऐसे करके वो उसे तड़पने के लिए छोड़ देगा, पर उसने तो मौत चुना। अर्जुन के ड्राइवर ने तुरंत ही ब्रेक लगा दिया, पर अब देर हो चुकी थी। सेहर उसकी कार से टकराती हुई दूर जा गिरी। सेहर का सर वहीं जमीन से जा टकराया। बारिश की हो रही बूंदें सेहर के ऊपर गिरने लगी थी। वह पूरी तरीके से खून में लिपटी हुई थी। उसकी होठों से सिर्फ एक ही शब्द निकला, अंडस्को, आखिर क्यों? मैंने तो अपनी जिंदगी में सिर्फ एक खुशी की ख्वाहिश की थी, और मिली भी तो मुझे ऐसी नर्क से भरी जिंदगी, साथ में ऐसी मौत। मैंने आज खुद ही अपनी जिंदगी को खत्म कर दिया। अगर प्यार करने की सजा यह है तो मुझे यह मंजूर नहीं, क्योंकि मैंने उसमें वफा की थी। कहते हुए सेहर की आंखें ऊपर आसमान को देखने लगी, जहां वो किसी से सवाल किए जा रही हो, आखिरी क्यों? आसमान जहां से रिमझिम बारिश सनम के ऊपर पड़ रही थी, आसमान का रुख भी बदल गया। बिजली भी कड़कने लगी थी। सनम की आंखें वैसे ही खुली हुई थी और सांसें अब बंद हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद ही एक जोरदार जल्लीदार आवाज गूंजी, अंडस्को, ये क्या तमाशा लगा रखा है रोड पर? आजकल के बच्चों को हो गया है। पहले तो हर जगह कहीं भी अपना फोन लेकर रील बनाने घुस जाते हैं। ये रोड पर लेटकर, लड़की क्या कर रही हो तुम? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता सामने साहब की गाड़ी है? आवाज को सुनते ही जमीन पर गिरी सेहर की आंखें फैल गई। वो झटके के साथ ही उठकर बैठ गई और खुद को देखने लगी। उसने येलो रंग की कुर्ती पहनी हुई थी, नीचे ब्लू जीन्स,
जिसके लंबे बाल, हाथों में उसकी घड़ी, गोरा बदन, उसकी बड़ी आंखें जिसमें वो बला की खूबसूरत लग रही थी। वह खुद को देखने लगी। सेहर के ऊपर एक खरोच भी नहीं थी। वह तुरंत ही अपनी जगह उठकर चारों तरफ घूमने लगी। सेहर उसी चौराहे पर खड़ी थी जहां कुछ देर पहले ही उसने खुद को अर्जुन के कार के आगे खुद को खत्म कर लिया था। वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सामने खड़े हो हुए शख्स को देखे जा रही थी, साथ में आसमान में जहां बारिश अभी लगातार हो रही थी, पर हल्की सूरज की किरण भी थी। सेहर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ये हो क्या रहा है? उसे तो मर जाना चाहिए। अर्जुन की कार कहाँ गई? वह कहाँ गया और यह उसके कपड़े कैसे बदल गए? ये सोचते ही सेहर उस शख्स को देखते हुए अंडरस्को, मोहतरमा, क्या आप जहन्नुम के दरोगा है और हमें यहाँ आग में जलाने आए हैं? पर हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, हमें आप माफ कर दीजिए, अब तो हम मर चुके हैं। सेहर से अजीबोगरीब बातें सुनकर वह शख्स, पहले तो उसकी आंखें फैल गई, वह फिर से गुस्से चीखते हुए, अंडरस्को, क्या बकवास लगा रखा है? लड़की, पहले ही फोन लगा ही देना चाहिए था पुलिस को, तुम्हारा दिमाग खिसका हुआ है, तभी तो ऐसे रोड के बीच रास्ते में पड़ी हुई थी। कहते हुए उस शख्स ने अपना फोन निकाल कॉल लगाना भी शुरू कर दिया था। सेहर को अभी कुछ समझ में नहीं आया कि अचानक सनम के ऊपर एक तेज लाइट पड़ी। सेहर की आंखें फैल गई। उसकी नजर बिल्डिंग के बिलबोर्ड पर पड़ी जिस पर 7 अगस्त 2024 लिखा हुआ था। ये देखते ही सेहर को धक्का सा लगा। एक बार उसकी आंखें इससे पहले बंद होती कि सेहर के सामने से कोई चलता हुआ आया। उसने आकर सेहर के चेहरे को पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखते हुए, अंडरस्को, एक तो ये तुम्हारी नाराजगी मुझे समझ में नहीं आती सेहर। क्या बकवास लगा रखा था कि तुम सुसाइड करने जा रही हो? हाँ, तुमने ये सोचा भी कैसे? मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा। सेहर के सामने अरबाज था जिसने लोअर और ब्लैक टी शर्ट पहना हुआ था, बारिश में बाल भीगे हुए। सेहर अरबाज को देख पूरी तरीके से शॉक्ड हो चुकी थी। वह कभी सामने बिल्डिंग के बिलबोर्ड तो कभी अरबाज को देख रही थी। उसने एक नजर खुद को देखा जिसके हाथों पर एक गोल निशान बना हुआ था, साथ ही वहां एक तीर जैसा कुछ घूम रहा था। सेहर वह खुद से ही बड़बड़ाते हुए, अंडरस्को, क्या ये डिजिटल घड़ी है? मेरे हाथों पर ये कैसे घूम सकती है? और यह नहीं हो सकता, मैं यहाँ कैसे आ गई? कहते हुए सेहर खुद से सवाल किए ही जा रही थी कि अरबाज ने उसे अपने गले से लगाना चाहा कि सेहर के सामने अरबाज को वो रूप आया जिसने सेहर के साथ क्या कुछ नहीं किया था। सेहर बेहद गुस्से के साथ, अंडरस्को, ओ इसका मतलब साफ है, मैं मरी नहीं हूँ, बल्कि यह वहां पहुंच गई हूँ जहां से मेरी बर्बादी की शुरुआत हुई थी, साथ में मेरी गलती की भी जिसकी भरपाई मैंने अपने खुशियों और अपने बच्चे के मौत से चुकाई। कहते हुए सेहर ने अरबाज को सीने पर अपना हाथ रखा और उसे दूर धक्का दे दिया और उसकी आंखों में देखते हुए, अंडरस्को, तुम्हें गलतफहमी हुई है अरबाज सामी अकरम, मैं तुम्हारे लिए सुसाइड नहीं करने वाली, इम्पैक्ट अब तो शादी भी नहीं। कहते हुए सेहर ने अरबाज को धक्का लगाए तुरंत ही रोड की दूसरी तरफ भाग गई। उसके चेहरे पर न जाने कितने सारे सवाल एक साथ आ चुके थे। वो एक खुशी की लहर में थी। वह अपने वक्त में 4 साल पीछे लौट आई थी, वहां जहां से सेहर की बर्बादी की शुरुआत हुई थी। सनम के सामने विध्वंस का चेहरा नजर आने लगा। वह खुद से ही बड़बड़ाते हुए, अंडरस्को, अब मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, सबको सबक सिखाऊंगी जिन्होंने मेरे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी की और मुझे मौत की दहलीज तक पहुंचा दिया। अब सबका हिसाब होगा। रेड सॉस। थोड़ी देर में ही सेहर भागते हुए एक बड़े से बिल्डिंग के सामने आकर रुक गई, जहां से बहुत सारे लेक्सरियस कर अंदर जा रही थी, साथ में बहुत सारे लोग भी। ये और कोई नहीं, लखनऊ यूनिवर्सिटी थी, जिसके सामने बड़े बड़े लेटर में यूनिवर्सिटी का नाम लिखा हुआ था। यूनिवर्सिटी को देखते ही सेहर की आंखों में एक चमक आ गई। वह भागते हुए यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर चारों तरफ अपनी नजर दौड़कर कर देखने लगी और जोर से चीख पड़ी, अंडरस्को, अबीर कहाँ हो तुम? मैं लौट आई हूँ तुम्हारे लिए। कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें अब मरने नहीं दूंगी अबीर। कहते हुए सेहर एक बार से फिर चीख पड़ी। सेहर को ऐसे भागते हुए यूनिवर्सिटी का हर शख्स देख रहा था। सेहर को कैंटीन एरिया में एक लंबा चौड़ा शख्स नजर आया, जिसके सामने कॉलेज की बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए थे। वहीं उस लड़के के हाथों में एक गिटार था जिसे वह रिंग करके बजा जा रहा था। ये नजारा देख सेहर की आंखें भर आई थी। उसकी भाग रही सांसें अब थम सी गई। ऐसा लग रहा था वह उड़कर उस लड़के के पास चली जाए। वह अपनी सांसें को थाम कर अपनी नजरें को घुमाकर कर बिल्डिंग के एक फ्लोर को देखने लगी और चीख पड़ी, अंडरस्को, नहीं, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। मैं तुम्हारी मौत की वजह बनी थी जिसकी वजह से मेरे साथ यह सब कुछ हुआ। पर अब मुझे दूसरा मौका मिला है और इस मौके में मैं वादा करती हूँ खुद से, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। कहते हुए सेहर एक बार फिर से उस लड़के की तरह भाग पड़ी कि अचानक से वहां के सारे स्टूडेंट ने उठकर क्लिपिंग करना शुरू कर दिया। कुछ वहां से जाने लगे तो कुछ वहीं खड़े हो गए।
सेहर भीड़ में ही कहीं खोने लगी थी। वह समझ नहीं पा रही थी यह अचानक से क्या हो गया। उसके होठों पर अबीर अबीर के ही लफ्ज गूंज रहे थे। वह बावली हुए अबीर को ढूंढे जा रहे थी कि अचानक से सेहर के कंधे पर किसी के मजबूत हाथ पड़े। सेहर के होठों पर एक स्माइल आ गई। सेहर की आंखों से आंसू गिरने लगे थे। उसकी आंखों के सामने वह पल याद आने लगा था जब उसने अबीर से कहा था वह पूरी दुनिया से प्यार कर सकती है पर अबीर नाम के शख्स से कभी नहीं। वह मर जाए तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये याद आते ही सेहर झटके के साथ ही घूमी और खुद से बड़बड़ाया, डिस्को, मैं वहां लौट कर आई हूँ जब मेरे कॉलेज का पहला दिन था और मुझे उस ग्रुप ने। ये याद आते ही सेहर की आंखें फैल गई, साथ में एक लंबी मुस्कान भी। वह झटके के साथ घूम तुरंत ही पीछे वाले शख्स को गले में अपने हाथों को उठाकर उसके होंठों को थाम लिया। आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहे। कौन है ये अबीर जिसे सेहर पागलों की तरह ढूंढ रही है? कैसे मारा था अबीर? 4 साल पहले पीछे जाकर क्या सेहर अबीर को बचा पाएगी? क्या सेहर को अच्छा प्यार मिलेगा? कैसे वो अरबाज से बदला लेगी? जानने के लिए बने रहे फोल्डेड हैंड्स। चैप्टर 4, मुझे छोड़ दो अदनान, मुझे तकलीफ होती है। वेलकम बैक फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि होगे। आज का चैप्टर शुरू करते हैं फोल्डेड हैंड्स गुलाब गुलाब। अब आगे। सेहर एक खुशी के साथ ही उसने आए हुए शख्स को गले में अपने हाथों को डाल अपने पैरों को उठाए अपने होठों को उसके होठों से थाम लिया बिना देखे कि उसके सामने कौन खड़ा था। सेहर की आंखें पूरी तरीके से बंद और हाथ उसके सामने वाले शख्स से लिपटे हुए थे। सेहर की आंखों से आंसू बह रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने किसी गहरे पाप का प्रायश्चित कर रही हो। उसने बस उस शख्स के और करीब जाकर किस करना शुरू किया ही था कि सामने खड़े शख्स ने सेहर को खुद से धक्का दे दिया। सेहर चौंकते हुए उसने अपनी आंखों को खोल सामने देखना शुरू किया। सामने खड़े शख्स को देखकर उसकी आंखें पूरी तरीके से फैल गई। वह अपने कदमों को पीछे लेने लगी। उसके कानों में वहां खड़े स्टूडेंट की बड़बड़ाने आवाज साफ आ रही थी, अंडस्को, ये लड़की पागल है क्या? ये इन्हें किस कैसे कर सकती? सामने ब्लैक सूट में और कोई नहीं, अर्जुन खड़ा हुआ था, जिसकी आंखें पूरी तरीके से लाल हो गई थी। उसके सुर्ख होठों पर डार्क रेड लिपस्टिक लगी हुई थी, जिससे वह अपने एक हाथ को ले जाकर उसने तुरंत ही अपने होठों के पास से साफ करते हुए एक नजर सनम को घूर, अंडस्को, यू नो वॉट, तुम्हारी जैसी लड़कियों को अच्छे से जानता हूँ। पहले मेरे भाई के पीछे, अब मुझे बहलाना शुरू कर दिया। कितने पैसे चाहिए तुम्हें सनम सिद्दीकी? मैंने सुना था किसी नामी खानदान की शरीफ लड़की हो। मुझे नहीं लगता तुम यूं ही किसी मर्द के साथ रोड पर कहीं भी किसी को भी अपनी शराफत इस तरह से दिखा देती हो। अर्जुन की बातों को सुनकर सेहर को समझ नहीं आ रहा था वह क्या जवाब दे। वह बस पीछे की तरफ हट रही थी कि तभी सेहर का पैर मुड़ गया। सेहर नीचे गिरती इससे पहले ही सेहर के हाथों को अर्जुन ने पकड़ लिया। सेहर के हाथ जहां पर इस वक्त अबीर लिखा हुआ था, ऐसा होते ही सेहर के हाथों में एक जलन महसूस होने लगी, जिसे सेहर समझ नहीं पा रही थी। अर्जुन तुरंत ही सेहर के हाथों को अपने हाथ में लेकर अबीर का नेम देखने लगा। वह तुरंत उसे खींचते हुए वही अपनी कार के अंदर धक्का दे दिया और खुद के कार के अंदर आकर उसने दरवाजे को बंद करके सेहर की आंखों में घूरते हुए, अंडस्को, मेरे भाई के पीछे क्यों हो तुम? तुम्हें मेरे भाई से क्या चाहिए? जाके बोल देना मिस्टर सिद्दीकी से तुम्हारी इस हरकत से मैं बिल्कुल भी खुश हुआ। मेरे भाई का पीछा करना छोड़ दो। अगर तुम्हारी वजह से उसे जरा सी भी खरोच आए, तुम्हारा वो हाल करूंगा जिससे तुम्हें अपने पैदा होने पर अफसोस होगा। गेट इट? सेहर अर्जुन की धमकी सुनकर अपने आंखों को बंद करके खोलते हुए वह समझ नहीं पा रही थी अर्जुन नाम का ये वायरस यहाँ कैसे आ गया, वो भी दोबारा सेहर को लाइफ में। ये तो अबीर का बड़ा भाई है। सेहर जितना अर्जुन के बारे में जानती थी वो फॉरेन ही रहता था, एक नामी बिजनेसमैन जो अपने गुंडागर्दी के वजह से फेमस था। सेहर जब अबीर से मिली थी तब अर्जुन इंडिया में नहीं था। इनफैक्ट अबीर के मरने के बाद भी अर्जुन नहीं आया था। फिर आज के दिन ये कैसे आ सकता है? सेहर अपनी यादों में खोए हुई थी कि अर्जुन ने गुस्से के साथ थी सेहर से कोई जवाब न पाकर उसने उसके चेहरे को थामकर अपनी तरफ खींच लिया। सेहर का चेहरा बिल्कुल अर्जुन के करीब चला गया। उसकी गुस्से से गर्म सांसें जैसे सनम को जला देगी। सेहर बस डरते हुए अपनी जवान से अर्जुन की सिल्वरिश आइस में देखने लगी थी, जिसमें अजीब सा एक कशिश था। वह हकलाते हुए जवान के साथ ही, अंडस्को, यह क्या कर रहे हैं आप मिस्टर? बड़े ही कमजोर किस्म के इंसान हैं आप। छोड़े मुझे, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई हमें इस तरह से हाथ लगाने की? आपका हाथ कहाँ है? ये सुनते ही अर्जुन सेहर को फिर से गुस्से से कस लिया, जिसका एक हाथ उसके चेहरे पर कसा हुआ था, दूसरा सनम के टॉप पर जिसके मुट्ठी भर पर अर्जुन ने पकड़ा हुआ था। वह अपनी आंखें सेहर को दिखाते हुए, अंडस्को, माइंड योर लैंग्वेज, किस बात की तकलीफ हो रही है और कौन सा इंसान किसे कहा तुमने?
जो पूरे कॉलेज के सामने किसी मर्द के गले में अपने हाथों को डालकर कर किस रही थी। क्या सोचकर तुमने ऐसा किया मेरे साथ? जवाब दो वरना तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। सेहर अपनी आंखों की पुतलियों को हिलाते हुए अंडरस्कोर एक्यूज मी, आपको कोई गलतफहमी हुई है, अपनी शक्ल देखी है आपने, बिल्कुल किसी मेढक के जैसे है आप। हम आपको क्यों किस करने लगे? गलती सरासर आपकी है। आप गलत जगह जाकर खड़े हुए थे, हमें लगा कोई और है और आप मुझे इस तरह से टच नहीं कर सकते, हाथ हटाए अपना वरना। ये सुनते ही अर्जुन अपनी आंखें दिखाते हुए अंडरस्कोर पहले मेरे इतने करीब आ गई बिना मेरो इजाजत और अब मुझे ही डरा रही हो और आंखें दिखा रही हो, मेरी शक्ल मेढक जैसी है। सेहर अर्जुन को घूरने लगी, जिसकी चार्मिंग पर्सनैलिटी देखकर किसी कभी दिल बटर पर नाइफ की तरफ फिसल जाए। पर सेहर खुद से बड़बड़ाते हुए अंडरस्कोर इसे कहते हैं आसमान से गिरे और खजूर पर अटके। पहले उसने मुझे बर्बाद करने की साजिश रची और अब जब मुझे दूसरा मौका मिला है अपनी गलती सुधार सकूं, ये मेघ की शकल वाला बीच में आकर खड़ा हो गया। हम इससे किस करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। यह क्या खुद को डिज्नी का प्रिंस समझता है? यह मेढक वाला प्रिंस जिसे किस करके एक प्रिंसेस राजकुमार बनाएगी। सेहर ना जाने कितना कुछ बड़बड़ाए जा रही थी। साथ में अर्जुन के लिए बार बार मेघ सुनना अर्जुन को गुस्सा दिलाए जा रही थी। अर्जुन ने पूरे गुस्से के साथ ही सेहर को अपने कार के दूसरी तरफ धक्का दे दिया। सेहर का सर वही उसके दरवाजे से जा टकराया। सेहर की हल्की एक चीख निकल गई। अगले ही एक पल उसे अर्जुन नजर आया, जो अपने कोट को उतरकर फेंक चुका था। वो अपने कफ को चढ़ाते हुए अपने हाथों को अपने शर्ट के पास ले जाकर उसने अपने शर्ट के बटन ओपन करना शुरू कर दिया। ये देखते ही सेहर की आंखें पूरी तरीके से फैल गई। सेहर अर्जुन को इस तरह देख समझ नहीं पा रही कि यह सब। वह अपनी उंगली दिखाते हुए हकलाते हुए जवान से अंडरस्कोर ये आप। सेहर को इसके जवान से इसके सिवा कुछ भी बाहर नहीं आ पा रहा था। वही एक एक करके अर्जुन से अपनी शर्ट के बटन खोल दिया। ये देखते ही सेहर की आंखें फैल गई। साथ अर्जुन के बॉडी पर थम गई, जो काफी ज्यादा मस्कुलर के साथ आकर्षक दिखाई दे रही थी। उसकी चौड़ी चेस्ट। अर्जुन अपना एक हाथ अपने बालों में फिरता हुआ अंडरस्कोर कॉमन आ जाओ, अगर तुम इतनी गिरी हुई हो, एक प्रोजेक्ट के लिए इतना गिर सकती हो तो कॉमन लेट्स डू एस विथ मी। कहते हुए अगले ही पल अर्जुन सेहर के पास आ गया और उसकी आंखों में घूरते हुए अंडरस्कोर क्या हुआ, तुम तो उसे टाइप की लड़की नहीं हो ना, फिर ऐसे घूर क्यों रही हो? प्रोजेक्ट तुम्हें चाहिए तो शुरू भी तुम करोगी। ये सुनते हो सेहर ने अपना चेहरा दूसरी तरफ से मोड़ लिया और गुस्से के साथ ही उसने अपना हाथ अर्जुन के आगे रख दिया और अपना दांत पीसते हुए अंडरस्कोर शट अप, तुम मर्द जात को ये क्यों लगता है तुम औरतों को खरीद सकते हो? तुम्हारी इतनी औकात नहीं अर्जुन राय सिघानिया कि तुम सेहर सिद्दीकी को खरीद सको। सेहर ने अपना हाथ अर्जुन के आगे से हटा अपना हाथ झटक दिया, जिससे सेहर हाथ अर्जुन के गालों पर जा लगा। ये देखकर अर्जुन की आंखें अब पूरी तरीके से लाल हो गई। वही सेहर अपनी आंखें बंद कर कर किसी डरी हुई बिल्ली के साथ सहम गई। अंडरस्कोर क्या हो रहा है मेरे साथ? ये सेहर इससे पहले कुछ समझ पाती कि अर्जुन ने सेहर के कमर में अपना हाथ रखा और उसके गले में अपना दूसरा हाथ लगा के उसके होंठों को अपने होंठों से थाम लिया। सेहर विध्वंस की गिरफ्त से छूटने के लिए पूरी तरीके से झटपटाने लगी थी, पर अर्जुन ने सेहर के होठों को पूरी तरीके से अपने होंठों से दबाए रखा। वो बस सेहर को किसी जानवर की तरह चोट पहुंचा रहा था। उसका छूना सेहर को तकलीफ दे रहा था। वह बस खुद को उसे छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। सेहर के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, यह उसके साथ हो क्या रहा है? ये शख्स को यहाँ नहीं होना चाहिए। कि अचानक से सेहर की आंखें अर्जुन के कार में ही बंद हो गई। ब्लैक सावन विलर। शाम का वक्त। सेहर एक पिलो से लिपट कर सो थी। ना जाने कब से उसे ऐसी नींद की तलाश थी। शायद कई सदी बाद उसे ऐसी नींद आई थी। अचानक से उसके सामने अरबाज का उसके पेट पर लात मारे जाना याद आने लगा। साथ में ही यह कहना कि तुमने मुझे चुनकर गलती की। सनम की सांसें ऊपर नीचे होने लगी। वो नींद में ही बेड पर ही झटपटाने लगी थी। उसके चेहरे पर एक नर्म हाथ महसूस हुआ। इस स्पर्श को छूते ही सेहर को एक राहत सी मिलने लगी। वह बेड पर ही पसीने से पूरी तरीके से भीग गई थी। तभी उस हाथ के हटते ही सेहर बेड पर छटपटाना लगी और कहने लगी अंडरस्कोर मुझे छोड़ दो अरबाज, मुझे तकलीफ होती है, मुझे इस तरह से टच मत करो, मुझे दर्द होता है, मैं भी इंसान हूँ, आहा मुझे दर्द हो रहा है अरबाज लीव मी। कहते हुए सेहर की आंखें खुल गई। सेहर पूरे रूम को देखने लगी, जिसका इंटीरियर डिजाइन और लुक काफी ज्यादा लग्जरियस था। वो एक राउंड साइड बेड पर किसी पिलो की तरह पड़ी हुई थी। सेहर झटके के साथ ही उठकर अपने हाथों को देखने लगी। उसके हाथ पर जो घड़ी बनी थी वो उल्टी दिशा की ओर घूम रही थी। सेहर को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर वह इतना समझ गई थी, शायद 4 साल पीछे आने की ये घड़ी है या सेहर की गलती सुधारने का वक्त।
सेहर अपनी यादों में ही खोए हुए बस अपने बॉडी को देखकर रोए जा रही थी। उसे लग रहा था अरबाज ने उसके बॉडी को चोट पहुंचाया हो। उसे अपने बॉडी पर बाइट के निशान और बैट से मारने के चोट के निशान नजर आ रहे थे। सेहर वो खुद को रिलैक्स करने लगी और खुद से ही कहने लगी अंडस को, वो यहाँ नहीं है, तुम अब ठीक हो सेहर, अगर वो फिर से आया तो। तभी सेहर की नजर सामने गई जहां कोई अपने कमर पर हाथ रखे हुए अपनी आंखें दिखाते हुए सेहर को घूर रहा था। सेहर अपना सारा दर्द भूल गई। सामने देखकर वो बस अपना हाथ हवा में हिलाकर अंडस को ही। इतना सुनते ही सामने एक छोटी सी लड़की जिसकी उम्र 3 साल की होगी, उसकी 2 चोटी बंधी हुई थी, हाथों में एक टेडी बेयर जिसे लेकर वह बेड के अगल बगल घूमते हुए अंडस को, नो ही हु आर यू, टेल मी, मेरे बाबा के पेट में क्या कर रही हो बूढ़ी आंटी। ये सुनते ही सेहर की आंखें फैल गई। वह तुरंत ही अपनी आंखें गोल घुमाते हुए अंडस को, 2 फुट की बच्ची मुझे बूढ़ी बोल रही हो, उस हिसाब से तो तुम्हारा बाप अर्ली मैन हुआ जो जंगल में रहता है, कच्चे जानवरों को खाता है, वैसे तुम्हारा बाप है कौन। ये जवाब सुनकर सामने से आवाज आई, मैं। ये दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नए धमाके के साथ और थैंक्स फॉर कमेंट्स डियर। चैप्टर 5। वेलकम बैक फ्रेंड्स, होप आप सब ठीक होगे, प्लीज सपोर्ट मी गाइज। अब आगे सामने एक छोटी सी लड़की जिसकी उम्र 3 साल की होगी, उसकी 2 चोटी बंधी हुई थी, हाथों में एक टेडी बेयर जिसे लेकर वह बेड के अगल बगल घूमते हुए अंडस को, नो ही हु आर यू, टेल मी, मेरे बाबा के पेट में क्या कर रही हो बूढ़ी आंटी। ये सुनते ही सेहर की आंखें फैल गई। वह तुरंत ही अपनी आंखें गोल घुमाते हुए अंडस को, 2 फुट की बच्ची मुझे बूढ़ी बोल रही हो, उस हिसाब से तो तुम्हारा बाप अर्ली मैन हुआ जो जंगल में रहता है, कच्चे जानवरों को खाता है, वैसे तुम्हारा बाप है कौन। कहते हुए सेहर की हल्की चीख निकल गई। वो अपने हाथों के अपने होठों के पास ले गई जहां कट लगा हुआ था। ये याद आते ही कार में किस तरह अर्जुन ने उसके साथ बिहेव किया। सेहर का चेहरा गुस्से भर गया, साथ ही पूरी तरह लाल हो गया। वो छोटी बच्ची बार बार अपना चेहरे पर अपने हाथों को रखते हुए सनम को बड़े प्यार से अब घूर रही थी। वो सेहर के पास उसने उसके बाल खींच के अंडस को, असली है, ओ डैडी ने विद पूरी की। सेहर अपना हाथ अपने बाल में लगाते हुए अंडस को, ये क्या हरकत है, किसने किसकी विश पूरी की। तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं, बेबी बड़ों के साथ ऐसा नहीं करते, और कौन है तुम्हारी डैड। तभी सामने से एक सख्त आवाज आए अंडस को, मैं हूँ इसका बाप। सेहर अपने हाथों को अपने चेहरे से हटाए सामने देखने लगी, जहां अर्जुन सेहर के ठीक सामने अपने दरवाजे पर खड़ा होकर घूर रहा था, जिसने लोअर और टी शर्ट पहन रखा था, बाल बिखरे हुए जैसे उसने अभी सावर लिया हो। उसकी सिल्वरिश आइज सेहर को गुस्से के साथ एक्सप्लो कर रही थी। सेहर झटके के साथ ही अपने बेड से उठ गई थी और खुद से बड़बड़ाए कहने लगी, अंडस को, ये बच्ची इसकी बेटी है, एक बच्चे के बाप ने मुझे किस किया, डिस्गस्टिंग। अचानक से वहां खड़ी उस छोटी बच्ची ने सेहर के पैरों को पकड़ लिया और जोर से चीखते हुए अंडस को, पकड़ लिया बेबी, मैंने पकड़ लिया, आप मेरे लिए असली डॉल लाए हो, डैडी यू सो क्यूट। एक बार फिर से अर्जुन के सख्त आवाज आए अंडस को, उसे छोड़ दो, डॉल बट तो बेबी नहीं है, वो तो एक गोल्ड डिगर है जो अपनी कीमत रातों में लगाकर अपने अकाउंट को अच्छे से फुलफिल करना जानती है। सेहर एक बार फिर से अर्जुन से ऐसी बातें सुनकर वह तुरंत उसने उस छोटी बच्ची से अपने पैरों को छुड़ा लिया और आगे आकर अर्जुन को घूरने लगी। वही अर्जुन के चेहरे पर गहरी स्माइल थी। वह फिर से कहने लगा, अंडस को, एक किस में फ्लैट हो गई क्या सोचकर मिस्टर सिद्दीकी ने तुम्हें भेजा था, उन्हें क्या लगा तुम्हारे अंदर सच में ऐसा कोई टैलेंट है मर्दों को रिझाने का। ये सुनते ही सेहर के होठों पर एक स्माइल आ गई, बजाय गुस्सा करने की। ये देखकर अर्जुन का चेहरा थोड़ा सा सख्त हो गया। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि उसके इतनी तीखी बातों पर सनम स्माइल कर रही है। अर्जुन एक बार फिर से कुछ कहने को हुआ कि सेहर ने अपने पीछे रखे हाथों को निकाला और झट से अर्जुन के गालों की तरह पूरी ताकत के साथ ही थप्पड़ मारना चाहा, पर जैसे अर्जुन को पहले से ही पता हो, उसने सनम के हाथों को पकड़ लिया। सेहर अपने हाथ चुराते हुए अंडस को, लीव मी मिस्टर सिंघानिया, अगर मुझे मर्दों को रिझाने का शौक है तो आपको भी किसी भी औरत से बहल जाने की फितरत, काफी एक्सपीरियंस है, आपको क्या आपकी बेटी को पता है। आप हर रात हर पराये औरतों में इसके लिए एक मॉम को ढूंढते हैं। इसे जानकर कितना अजीब लगेगा कि फॉरेन हो या ये लखनऊ शहर, आई थिंक आप यहाँ को आधी आबादी औरतों के साथ तो सो ही चुके होंगे, और शायद मुझे भी देखकर आपकी आंखों में यही ख्याल आया, पर आप गलत है, आपके साथ ऐसा करने की तो दूर की बात है, मैं सोच भी नहीं सकती, और एक बात और, मुझे आप में कोई इंटरेस्ट है नहीं, आप में वो बात है। कहते हुए सेहर अपना हाथ छुड़ाने लगी। अर्जुन का चेहरा पूरी तरीके से सख्त और लाल हो गया था। ये लड़की उससे ये बता है कि उसमें ऐसी बात नहीं, ऐसा लग रहा था वह अपनी आंखों से ही सेहर को मार डालेगा।
अर्जुन की बेटी खड़ी होकर सेहर और अपने डैड अर्जुन को देख रही थी, जिसे देखकर अर्जुन अपना दांत पीसते हुए उसने सेहर के हाथों को झटक दिया। सेहर एक स्माइल करते हुए अंडरस्को, आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर संघनिया, उम्मीद है अब हम कभी नहीं मिलेंगे और आप अपनी बेटी को समझा दीजिएगा मैं इसकी डॉल नहीं, पर हो सके तो लखनऊ शहर में आपको बहुत मिल जाएगी इसकी डॉल। कहते हुए सेहर एक और फिर से लंबी स्माइल करने लगी। सेहर का स्माइल करना अर्जुन के दिल में आग लग रहा था। उसने गुस्से से अपनी मुठियां भींच ली। उसकी नसों की चटकाने की आवाज सेहर सुन सकती थी। वह तुरंत ही उसके कमरे से भागने लगी। वह हाल में आए वह पूरे घर को देखने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था ये घर है या कोई बड़ा सा महल, वो यहाँ से बाहर कैसे जाएगी। वह वहां खड़े हुए सर्वेंट से कैसे भी पूछते हुए नीचे हॉल में आई, जहां उसे एक बड़ी सी तस्वीर दिखाई दी, जहां कोई गिटार के साथ सब अपने चेहरे को छुपाए हुए, उसे तस्वीर में बस उसकी आंखें दिखाई दे रही थी। उस तस्वीर को देखते ही जैसे सनम पूरी तरीके से हिप्नोटाइज हो चुकी थी, उसके होठों पर एक स्माइल आ गई। वो भागते हुए हाल से अर्जुन के घर के बाहर आ ही गई। उसने एक लंबी सांस ली और खुद से बड़बड़ाए हुए अंडरस्को, उसने ऐसा क्यों कहा, मैं यहाँ उसके पास प्रोजेक्ट के लिए आई थी। कहते हुए सेहर की नज़र सामने ब्लैक रॉयल रॉयस कार पर पड़ी, जो काफी अच्छे से चमक रही थी। ऐसा लग रहा था अभी अभी सर्वेंट ने उसे सफाई किया हो। सनम अपना दांत पीसते हुए उसे याद आया, यही वह कार जिसके अंदर विध्वंस ने उसके साथ फोर्सफुली किस किया था। सेहर ने बस गुस्से से वहां पत्थर उठाकर उस कार पर दे मारा और चीखते हुए अंडरस्को, अब हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं तुम मेरे रास्ते में आए, अब मत आना अर्जुन राय सिंघानिया। कहते हुए सेहर तुरंत ही गार्डन एरिया में भागने लगी। वही विध्वंस अपने रूम से सेहर को देख रहा था, उसकी बेटी जो बार बार एक ही सवाल पूछ रही थी, अंडरस्को डैड डॉल को शॉपिंग कर क्यों भेज दिया, वो क्यों थी, मुझे पसंद थी, उसके बाल आंखें भी मेरी जैसी थी डैड। अर्जुन बस गुस्से से उसने अपनी आंखें दिखाई। उसकी बेटी थोड़ी डरकर अपने सर को झुकाए चुप हो गई। सामने दरवाजे पर कोई खड़ा हुआ था जो विध्वंस का असिस्टेंट रोहन था। अर्जुन रोहन को अपनी आंखें दिखाते हुए अंडरस्को अबीर कहा है। रोहन थोड़ा घबराते हुए उसने जवाब दिया, अंडरस्को हमारे बंगलो पर, मैं कॉल करके आने को बोल देता हूँ। अर्जुन एक तीखी स्माइल करते हुए अंडरस्को हम दोबारा जरूर मिलेंगे डॉल, आखिर तुम्हें मुझे मिलकर अच्छा लगा। थोड़ी देर बाद रात के करीबन 10 बज रहे थे। सनम अपने अंकल मिस्टर वाजिद सिद्दीकी के बंगलो के ठीक बाहर बैठी हुई रोए जा रही थी, तो कभी अपनी हालत को देख रही थी। यही वह बांग्ला था जहां से सेहर को कैसे धक्के मारकर उसी के अंकल के गार्ड ने उसे लाकर रोड पर फेंक दिया था। सेहर ठीक उसी जगह बैठी हुई थी और आसमान को देख रही थी, तो कभी अपने हाथ पर बनी हुई घड़ी के निशान को वह सच में पड़ गई। ये इंसान कितनी जल्दी अपने रंग बदलते हैं। ये फितरत तो रंग बदलने का गिरगिट में होता है, पर इंसान तो उससे भी ज्यादा आगे निकल गया है। सेहर अपनी चाची के कह गए उन शब्दों को याद करने लगे जब उन्होंने कहा था, अंडरस्को जीते जी तुम्हारे माँ आप हमारे माथे तुम्हें मत गए। सेहर अचानक से उठ खड़ी हो गई और खुद से कहने लगी, अंडरस्को तो क्या मेरे मॉम डैड जिंदा है, फिर उन्होंने मुझे अंकल को क्यों दे दिया। अबीर के चक्कर में तो मैं ये भूल ही गई हूँ, मुझे अपने मॉम डैड को भी ढूंढना होगा। कहते हुए सेहर अपनी जगह से उठ गई कि उसके ऊपर एक कार की तेज लाइट पड़ी। सेहर ने अपने हाथों को अपने ऊपर रख लिया और लाइट के बंद होते ही वह अपनी आंखों के से अपने हाथों को हटाते हुए सामने देखने लगी, जहां कार से अरबाज बाहर आया जिसने ब्लैक सूट पहन रखा था, बालों को सेट किया हुआ, हाथों में एक सिगरेट। सेहर को देखते ही अरबाज ने सिगरेट को फेंक दिया और तुरंत सनम के पास आकर अंडरस्को कहाँ गायब हुई थी। सुबह से ढूंढ रहा हूँ, क्या कहा था सेहर तुमने, तुम मुझे शादी नहीं करना चाहती, क्या हो गया है तुम्हें। सेहर पहले तो उसने अरबाज को एक नजर घूरा, फिर अपना हाथ अरबाज से छुड़ाते हुए नर्म लहजे में, अंडरस्को ओ मैंने ठीक कहा था अरबाज, मैंने इस बारे में सोचा है और तुम्हें अपने लिए कोई और ढूंढना चाहिए मुझसे बेहतर। ये सुनते ही अरबाज का हाथ सेहर के हाथों पर कस गया। सेहर अरबाज की गुस्से को उसकी आंखों में महसूस कर सकती थी। अरबाज अपने गुस्से को दबाते हुए हल्की ही आवाज में सेहर से कहने लगा, अंडरस्को क्या कहा, मुझे तुमसे कोई बेहतर और मिल जाएगी। कॉलेज के सामने से लेकर अपने डैड से बगावत तक, उनसे लड़ पड़ा कि मुझे तुमसे शादी करनी है। तुम इतनी आसानी से मुझसे ये बोल रही हो कि तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी, और रियली वजह क्या है। सेहर सिचुएशन को समझते हुए खुद से मुझे इसे आराम से देखना होगा, हाँ यही ठीक रहेगा। उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया और खुद पर ही गुस्सा करते हुए, अंडरस्को क्या सोचकर मैंने उससे शादी की, क्या मैं अंधी हो गई थी जो मुझे इसकी आंखों में ये गुस्सा यह नफरत दिखाई नहीं दी थी। सच कहते हैं प्यार करने वालों को भी अंधा बना देता है।
वह अपने हाथ को देखने लगी जिस पर अरबाज ने मजबूती से पकड़ रखा था, जैसे सेहर को दर्द होने लगी थी। वह खुद को संभालते हुए अरबाज की आंखों में देख को, अरबाज हाथ छोड़ो मेरा, मैंने अपना फैसला सुना दिया है। मैंने ठीक कहा, तुम्हारे जैसा लखनऊ नवाब भला मुझ जैसी लड़की से शादी क्यों करेगा? तुम्हें अपने लिए सच में कोई और देखना चाहिए। और ये सुनकर अरबाज अपने चेहरे पर अपने हाथों को ले जाकर एक स्माइल करने की कोशिश करने लग गया था। सेहर जैसे अरबाज को इस तरह से देख उसे डर सा लगने लगा। वह 2 कदम पीछे हुई कि अरबाज उसके ठीक आ गया कर उसने अपने हाथों को निकालकर एक जोरदार थप्पड़ सेहर के गले पर जड़ दिया। सेहर बेसुध होकर वहीं जमीन पर गिर पड़ी, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह अदनान को एक डर के साथ देखने लगी। अरबाज नीचे झुकते हुए उसने सेहर का चेहरा पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखते हुए चीखकर को, क्या कहा तुमने लखनऊ नवाब? राइट, मेरा मजाक उड़ा रही हो? तुम पहले मेरे प्यार को ठुकराकर यह बोल रही हो तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी? तुम्हारी वजह से मैंने अपना घर छोड़ दिया, कॉलेज के 2 टक्के के छोटे से रेंट वाले हॉस्टल में मैं मैनेज कर रहा हूँ, और तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? पूरा कॉलेज जानता है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुम क्या सोच के तुमने अबीर को थप्पड़ मारा? मैंने कहा था ना तुम्हें उससे दोस्ती करनी है, वो शायद तुम में इंटरेस्टेड है। फिर जब उसने अपने पैरों को तुम्हारी तरफ बढ़ाया, क्यों तुमने थप्पड़ मारा उसे? क्या तुम भूल गई? हमें उसकी कंपनी का प्रोजेक्ट चाहिए, तुमने वादा किया था तुम वो लाके मुझे दोगी। कैसे भूल गई तुम सेहर? तुम्हारी वजह से मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है, यू इडियट। सेहर अपने दर्द से हल्की आंखों को खोल अरबाज को घूरने लगी, साथ में उसकी सारी बातें भी। अरबाज वो एक वैसी और हैवान नजर आ रहा था जिसने सेहर के साथ क्या कुछ नहीं किया था, और अब ये सब। सेहर खुद से अरबाज को बस छुड़ाने के नाकाम कोशिश कर रही थी, पर उसकी ताकत के आगे बेबस थी। उसे इस वक्त खुद से उसे नफरत हो रही थी। उसने क्या देखा था इस शख्स में? किसी ने ठीक कहा, लड़कियों को ये टॉक्सिक और रेड फ्लैग ही नजर आते हैं। वही अरबाज सेहर के हाथ पकड़कर खींचते हुए अपनी कार की तरफ ले जाते हुए को जोर से चीख पड़ा, भाड़ में गया सब। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। तुम अपना पैर पीछे ले रही जो, यू नो वॉट, तुम लड़कियां होती हो ऐसी, पहले किसी को भी अपने प्यार में पागल कर देती हो, फिर मुंह मोड़ लेती हो, पर मैं उन लड़कों के जैसा नहीं। करते हुए अरबाज ने सेहर को लाकर अपनी डिग्गी में बंद कर दिया और जोर से चीखते हुए को, तुम इसमें तब तक तुम रहोगी जब तक तुम चीखते हुए यह नहीं कहती थी कि तुम्हें सब जो कुछ कहा सब कुछ झूठ था, और तुम मुझसे शादी करने के लिए रेडी हो। साथ ही मुझे मेरे कंपनी वापस से प्रोजेक्ट दिलवाने में भी भूलना नहीं, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया है। सेहर को थप्पड़ के वजह से कोई भी होश नहीं था, उसके होठों से खून निकल रहे थे और आंखों के सामने अभी अंधेरा, डिग्गी में बंद करने की वजह से सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। वह अपनी बची हुई शक्तियों से अपना हाथ करके दरवाजे पर हल्का मारते हुए वह अरबाज से रिक्वेस्ट करने लगी, वो इस डिग्गी को खोल दे, उसे घुटन हो रही है। पर अरबाज ने ऐसा नहीं किया। दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहे साथ ही अपना प्यारा प्यारा सा कमेंट करते रहिए गुलाब गुलाब। और हाँ, आप सभी के लिए सिर्फ यही कहूंगी, नॉवल अभी शुरू हुई है, बहुत से उतर और चढ़ाव बाकी है, तो आगे क्या होगा जान के लिए बने रहे। अबीर की एंट्री कल करवट है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपने इस सफर का आनंद लिया हो तो हमारे चैनल G's9 गोकुलम को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में अपनी राय दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए अपने ख्यालों में डूबे रहें। धन्यवाद। Comment for next part of the story.